नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार के दो युवा नेता, एक का सूर्य उदयाचल की ओर है और दूसरे का अस्ताचल की ओर। राजनीति में कभी समय एक जैसा नहीं रहता, वैसे जीवन में भी नहीं रहता, लेकिन राजनीति में अनिश्चितता ज़्यादा होती है जीवन की तुलना में, सामान्य जीवन की तुलना में। तो राजनीति में कब किसका सितारा बुलंद हो जाएगा, कब गर्दिश में आ जाएगा, कुछ पता नहीं होता। मैं जिन दो युवा नेताओं की बात कर रहा हूँ उनमें एक हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, आरजेडी के सर्वे सर्वा एक तरह से कहिए, और दूसरे हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। पार्टी में टूट हो गई है। चाचा जो है पार्टी का एक हिस्सा या सांसदों को लेकर अलग हो गए हैं, वो अलग है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने को घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, लेकिन एक बात है कि उन्होंने इतने कम उम्र में राजनीति में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है, सबसे कठिन जो या कहें जो सबसे ज़्यादा कमी होती है नेताओं में, उस गुण को प्रदर्शित किया और वो है धैर्य। उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। 2020 नवंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले से वो शुरू हुए थे और आज 2023 हो गया है, मार्च का महीना है। अभी तक उन्होंने एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला है। तो ये और उस हालत में जब उनकी पार्टी तोड़ दी गई, जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया, जब उनसे जो है उनके पिता का बंगला खाली करा लिया गया, ये सब हुआ और चिराग पासवान ने चुपचाप बर्दाश्त किया। उनको मालूम था कि उनका दिन बदलेगा, उनको मालूम था कि बीजेपी का मन बदलेगा, उनको मालूम था कि बीजेपी की रणनीति बदलेगी। उस समय बीजेपी के लिए प्राथमिकता थे नीतीश कुमार, चिराग पासवान नहीं थे उनकी प्राथमिकता में। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं हैं, बीजेपी के दुश्मन हैं और चिराग पासवान के दुश्मन तो हैं ही। उन्होंने ही अपनी पार्टी के लोगों के जरिए एलजेपी में टूट कराई, सांसदों को इधर लेकर आए, एनडीए में शामिल कराया और उनके चाचा पशुपति पारस को जो है वो केंद्रीय मंत्री बनवाया। लेकिन एक बात बिहार के लोग जानते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी जान लें कि रामविलास पासवान की जो पॉलिटिकल लिगेसी है, जो राजनीतिक विरासत है, वो चिराग पासवान के साथ है। इस समय बिहार में सिर्फ दो नेता हैं जिनकी सभाओं में भीड़ जुटती है और ज़्यादातर अपने आप जुटती है। वो हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तेजस्वी यादव के पास संसाधन हैं ज़्यादा बड़े, जब सरकार में नहीं थे तब भी और अब तो सरकार में है तो इसलिए भी। चिराग पासवान सरकार में नहीं है, सरकारी पार्टी के साथ औपचारिक रूप से नहीं है, इसके बावजूद उनकी सभाओं में बिना जुटाए यानी बिना पैसा खर्च किए भीड़ आती है। ये फ़र्क है बुनियादी दोनों नेताओं में। और दूसरा जो सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क है, जो आज की राजनीति के लिए एक तरह से वर्जना की तरह है, वो है भ्रष्टाचार का आरोप। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लंबे समय से है। उनके पिता जब रेलवे मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो फैसले लिए थे उसके कारण, और जो उनके पास संपत्ति है वो बालिग होने से पहले करोड़पति और उससे भी ज़्यादा बन चुके थे। तो जाहिर है कि उनके माता पिता या उनके माता पिता जो है वो किसी राज परिवार से नहीं है, किसी औद्योगिक घराने से नहीं है। तो इनकी इतनी संपत्ति आई है तो राजनीति के जरिए ही आई है। और राजनीति में संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अभी सीबीआई ने उनको बुलाया है, सीबीआई ने उनके घर और उनके जो दूसरे नाते रिश्तेदार दोस्त हैं उनके कई लोगों के यहाँ छापे मारे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि 600 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा मिला है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए भ्रष्टाचार का आलम क्या है। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ उनका मकान है, जहाँ निजी मकान है, रहते हैं, उस मकान की कीमत, वो मकान किसी कंपनी के नाम पर है जिसने उसकी कीमत दिखाई है 4.5 लाख रुपए या 4.5 करोड़ रुपए। इन दोनों में से कोई एक है, इस समय बिल्कुल ठीक याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 150 करोड़ रुपए है।
इससे आप अंदाज़ा लगाइए। तो ये सब बातें, और IRCTC का जो घोटाला है उसमें नाम है तेजस्वी यादव का, 15 तारीख को अदालत में उनकी पेशी है। ये सब परिस्थितियां देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव कब तक जेल से बाहर रहेंगे, इसके बारे में कोई भी दावे से नहीं कह सकता। लेकिन तेजस्वी यादव जेल चले भी जाएंगे अगर, तो भी उनकी पार्टी, अगर कोई समझ रहा हो कि RJD ख़त्म हो जाएगी, RJD की ताकत ख़त्म हो जाएगी, तो वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि उनके पिता लालू प्रसाद यादव अपनी लोकप्रियता के जब चरम पे थे तब जेल गए थे और उनकी पार्टी बची रही। तो इसलिए जो है उनके परिवार से कोई ना कोई सामने आएगा और लोग साथ हो जाएंगे जो उनके समर्थक हैं। जब तक RJD का MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण बना हुआ है, तब तक RJD के लिए कोई राजनीतिक रूप से खतरा नहीं है। लेकिन RJD का ये जो मजबूत किला दिखाई देता है वो अंदर से उतना मजबूत नहीं है। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको 2010 के बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों पर गौर करना चाहिए। इस समीकरण के रहते हुए भी और लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार के बाद पूरी तरह से सक्रिय होने के बावजूद 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 241 में से सिर्फ 27 सीटें मिली थी। तो ये किला अजेय है या अभेद्य है, ऐसा नहीं है। उसके लिए सामाजिक समीकरण चाहिए जो धीरे धीरे अब बन रहा है, जो 2010 में था। और 2010 में जो समीकरण था वो सवर्ण और अति पिछड़ा और दलित का समीकरण था, और वो समीकरण फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अति पिछड़ों के मन में यादवों को लेकर आशंका हमेशा से रही है। 2015 में गड़बड़ हुआ तो सिर्फ एक अफवाह के चलते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो आरक्षण खत्म कर देगी। इस अफवाह के कारण जो है समीकरण बनते बनते बिगड़ गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार से अति पिछड़ा ऊब चुका है और नीतीश कुमार के साथ वो नहीं जाने वाला। अति पिछड़ा अगर बीजेपी कायदे से चली, अगर उसने समझदारी दिखाई, तो गोलबंद हो रहा है बीजेपी के साथ, सवर्ण बीजेपी के साथ है ही। तो ऐसे में चिराग पासवान को आप समझिए कि वो जिस पासवान समाज से आते हैं वो एक मिलिटेंट समाज है, और बिहार में वो अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखता है। चिराग पासवान जहां कहेंगे पासवान वोट वहां जाएगा। पूरी तरह से 100% वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखते हैं। दूसरे जो दलित नेता हैं, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बावजूद उनकी पार्टी की ये हैसियत नहीं है, उनकी ये हैसियत नहीं है कि अपने समर्थकों को कह सकें कि किसी दूसरे के लिए अगर वोट दिलवाना हो तो दिलवा सकें, मतलब वोट ट्रांसफ़र करवा सकें। ये बुनियादी फ़र्क है। और चिराग पासवान युवा हैं, अपने पिता से बेहतर भाषण देते हैं, ज़्यादा बेहतर बोलते हैं। एक जो है करिश्मा भी है, फिल्म में काम कर चुके हैं, उसकी वजह से लोगों में आकर्षण है, ख़ासतौर से युवाओं में। और पार्टी का टूटना उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ। अगर वो पार्टी उनकी टूटती नहीं तो सड़क पर उतरते नहीं, और सड़क पर उतरते नहीं तो उनकी राजनीति ज़्यादा दिन तक चलती नहीं। केवल पिता के नाम पर राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती जब तक आप ज़मीन पर उतरेंगे नहीं। और चिराग पासवान ने ये दिखाया कि उनमें ज़मीन पर उतरने और संघर्ष करने की क्षमता है। इन दोनों की वजह से बीजेपी के लिए वो असेट साबित हो सकते हैं। वो एक तरह से औपचारिक रूप से अभी एनडीए का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन वो अनौपचारिक रूप से एनडीए में उनको मान लीजिए कि शामिल ही है। अब सवाल आएगा उनके चाचा का। तो भतीजों से चाचा आजकल बिहार में बड़े परेशान चल रहे हैं, तो पशुपति पारस के लिए आगे का रास्ता लगभग बंद सा है। उनके साथ जो सांसद बने हुए हैं वो एक विशेष परिस्थिति में लाए गए हैं, उनका अपना कोई जनाधार नहीं है। अगर वोटर के सामने पशुपति पारस और चिराग पासवान जाएंगे तो पासवान मतदाता चिराग पासवान की सुनेगा। तो इसलिए जनाधार वो जो है वो चिराग पासवान के पास है। और चाचा अगर जो है भतीजे से
समझौता कर लेंगे तो उनका राजनीतिक जीवन थोड़ा लंबा चल जाएगा। अन्यथा बीजेपी के सामने अब कोई विकल्प नहीं है। उसको चाचा और भतीजे में से चुनने का विकल्प नहीं है। उसके पास एकमात्र विकल्प है चिराग पासवान को चुनना। चिराग पासवान के साथ आने के बाद कई छोटी पार्टियां और इस तरह के दल आ सकते हैं। मुकेश सहनी के बारे में अभी कुछ दावे से नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है कि अभी तक उनको समझ में नहीं आया है। कुढ़नी का उपचुनाव जो है उसका नतीजा बड़ा साफ संकेत है मुकेश सहनी जैसी पार्टियों के लिए, खासतौर से मुकेश सहनी के लिए, कि अगर वो एनडीए के साथ रहेंगे तो 1 और 1 11 होते हैं। अगर वो एनडीए के विरोधी खेमे में होंगे तो 1 और 1 से भी कम रह जाएंगे। 1 और 1 मिलकर भी 1 से कम रह जाएंगे। यानी उनमें अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता नहीं है। ये कुढ़नी बाई इलेक्शन ने बता दिया। तो अब उनको फैसला करना है। वो जो हवा के घोड़े पर सवार थे, उनको लगा था कि वो बहुत बड़े नेता हो गए हैं, उससे वो अभी पूरी तरह से उतरे नहीं हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, वो जिस तरह से भाजपा के नेताओं और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू किया, उस सब के बावजूद उनको राजनीतिक रूप से घाटा ही घाटा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आरजेडी मुझे नहीं लगता कि टूटने वाली है, लेकिन अगर तेजस्वी जेल चले जाते हैं तो आरजेडी का वो खौफ चला जाएगा और अति पिछड़ों की गोलबंदी का रास्ता और आसान हो जाएगा। रही बात नीतीश कुमार की, अति पिछड़ों के नेता के नाम पर उन्होंने बहुत दिन राजनीति कर ली। अब मुझे नहीं लगता कि उनकी जाति के लोग भी बहुत ज़्यादा समय तक उनके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूँ डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को उद्धृत करते हुए कि राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है। तो उनकी जाति के लोगों को भी ये देखना है कि उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ है। तो बिहार में अगर अति पिछड़ों का भविष्य दिखाई देता है तो बीजेपी के साथ, क्यों, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण सामने है। अति पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिली, सत्ता में हिस्सेदारी मिली, संगठन में हिस्सेदारी मिली और उनके जीवन स्तर में फ़र्क आया। ये उदाहरण उनके सामने है। ये रास्ता चुने या लगातार संघर्ष का रास्ता चुने आरजेडी के महागठबंधन में शामिल होकर। इसलिए कह रहा हूँ कि उनके सामने विकल्प बहुत ज़्यादा है नहीं, और वो देख चुके हैं। नीतीश कुमार को भी देख लिया, आरजेडी को भी देख लिया। ये जो परिवर्तन 2015 में होने से रुक गया था, वो मुझे लगता है 2024 और 2025 में होकर रहेगा, ऐसा दिखाई देता है, अगर कोई बड़ी दुर्घटना, बड़ी कोई ऐसी घटना ना हो गई तो। इसलिए तेजस्वी के चचा भी परेशान हैं और चिराग के चचा भी परेशान हैं। दोनों चचाओं को ये जो बदले की राजनीति है उससे नहीं निकलेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। चिराग पासवान के खिलाफ ये सब करवाया नीतीश कुमार ने अपने अहंकार के कारण, क्योंकि उनका ये मानना था, बल्कि उनका ये विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को खड़ा किया जेडीयू के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो उसका उनको बदला लेना था। और चाचा ने जो है उसमें समय साथ दिया बीजेपी का और ख़ास तौर से जेडीयू का। तो अब जेडीयू तो उनकी मदद में आने वाला नहीं। बीजेपी के लिए अब वो लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट की बजाय, चिराग पासवान एसेट हैं। तो बिहार की राजनीति में आने वाले समय में एक ये और बदलाव आने जा रहा है। दलित राजनीति, दलित, अति पिछड़ा और सवर्ण, ये एक नया सामाजिक गठबंधन होने जा रहा है। बस समस्या ये है कि इसका कोई बड़ा नेता नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। लेकिन होता है कि कई बार समय अपने आप नेतृत्व पैदा कर देता है। तो लेकिन ये एक तरह से चमत्कार की आशा जैसा है। लेकिन अगर नेतृत्व नहीं भी होता है तो भी जनता एक बार फैसला कर लेती है तो उस रास्ते पर चल देती है। जैसे 1977 को याद कीजिए, पार्टी बाद में पार्टी का गठन हुआ, सरकार पहले बन गई थी। तो ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन 2025 में ऐसा होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना है कि उसी दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं। तो नज़र रखने की ज़रूरत है कि आगे किस तरह की गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां बिहार में होती हैं। ख़ासतौर से ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चल रहा है उसका नतीजा क्या निकलता है। इन्हीं सब बातों से तय होगा 2024 और 2025 के चुनाव में बिहार
की खास तौर से बात कर रहा हूँ, उसमें राजनीतिक समीकरण क्या होंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।